जय हिंद। तो आप सभी को पता होगा कि हमारी हिस्ट्री की जो एक सीरीज़ चल रही है, तो इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा बता देना यार कमेंट सेक्शन पे, ढंग का लगा तेरा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हो चुका है। अगर लेक्चर देखने तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हो चुकी है और उसके ख़त्म होने के बहुत से कारण, जैसे कि आपको पता था, बहुत सारे कारण थे जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ बता दूंगा तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि 10 मई 1857 को आपको पता होगा मेरठ से ये रिवॉल्ट चालू हुआ था। ठीक है, 10 मई 1857 में। बट जस्ट नेक्स्ट ईयर 1858 के नवंबर आते आते ये रिवॉल्ट लगभग ख़त्म हो गया था और उसी के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एंड हो रहा था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट है जो इंग्लैंड में बैठी है वो खुद ब्रिटिश है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे धंधा पानी ट्रेड कर रहे थे वो लोग भी खुद ब्रिटिश है। ठीक है, उनकी आपस में भी नहीं बनती थी, ये बता रहा हूँ। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको मोनोपोली मिली थी, तो अब इसके ऊपर अधिकार जमाने लग गई कंपनी, क्वीन। ठीक है, तो 1858 के नवंबर आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी भी टाटा बाय बाय हो गया। यानी कि अब 1858 के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र नहीं होगा। अब अगर मैं कहीं पर ब्रिटिश बोलूँ तो वहाँ पे ब्रिटिश का मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगा। अब वो डायरेक्ट वो क्वीन के प्रतिनिधि लोग को मैं ब्रिटिश बोलूँगा। ठीक है, इसके पहले तक ब्रिटिश बोलता था तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ईस्ट इंडिया कंपनी को आप लोग समझते थे, समझना भी चाहिए। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। तो अब मेजर चेंजेस क्या हुए नवंबर 1858 में, मतलब रिवॉल्ट ख़त्म हो गया, नवंबर 1858 आया, उसके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी भी टाटा बाय बाय हो गया। ठीक है, बट मेजर चेंजेस क्या आए, जैसे कि आप देख सकते हो, यह है क्वीन, इंग्लैंड की महारानी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है ना। अब इसके तहत क्या होता है, सबसे पहली चीज़, पावर का पूरा कंट्रोल, पूरा जितना पावर है ना अपने पास ये रख लेती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर हटती है, पावर खुद रख लेती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ पावर अपने हाथ में ले लिए। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में जो सिस्टम वगैरह चलाते हैं उसमें भी बहुत बड़े चेंजेस हुए। सबसे पहले एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की एक पोस्ट क्रिएट की गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की एक पोस्ट क्रिएट की गई, और ये जो पोस्ट होता था ये अब सबसे बड़ा पोस्ट हो गया। जैसे कि 1857 तक सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी हुआ करती थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अभी तक सबसे बड़ी पोस्ट हुआ करती थी। बट अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सबसे बड़ी पोस्ट होगी जो पूरा सिस्टम को अच्छे से उन लोग संभालेंगे। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का क्या हुआ वो भी बताऊंगा, क्योंकि वो भी तो था भाई, है ना। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उसके पास अपने 15 मेंबर के काउंसिल होंगे। ठीक है, 15 मेंबर की उसकी काउंसिल होगी, जिसमें से 8 मेंबर, 15 में से 8 मेंबर क्वीन नॉमिनेट कर देगी क्राउन से, मतलब वही ताजो आज वाला। ठीक है, और जो 7 मेंबर है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से इलेक्ट किए जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आपको याद होगा 24 मेंबर थे उस पर, है ना, पत्री वत्री वाला काम करते थे, उन्हीं लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए, 15 मेंबर का काउंसिल और 8 और 7 में वो डिवाइड हुआ। ठीक है, जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना वो था स्टेनले। ये स्टेनले पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना, पहला। तो इसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है। ठीक है, इसके साथ में जो एक सिस्टम हुआ करता था, ड्यूअल सिस्टम एबॉलिश, ख़त्म कर दिए। ड्यूअल सिस्टम कौन से सिस्टम की बात कर रहा है, आपको याद होगा, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। ये दोनों के दोनों, ये जो अपना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, यहाँ से संदेशा लिख करके, है ना, मतलब मैसेज वैसेज लिख करके उसको भेजता था किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और इन लोग अपना ऐसे की ऐसा चलता रहता था, मतलब ऐसे देखते रहते थे। ठीक है, बट इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, अब एक नया सिस्टम लाएंगे करके। फिर आप लोग बोलोगे यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश नहीं किया, उसकी पावर को ही छीन ली गई। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इन लोग काम करते थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, ये वाला सिस्टम को हटा दिए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो है, तभी तो इधर से 7 मेंबर इलेक्ट हुए, है ना।
फिर उसके बाद जो कैनिंग भाई साहब थे, जो देखो डलहौजी कांड करके गया था, और कैनिंग के टाइम में मुसीबत आ गई, मतलब जब रिवॉल्ट एक्चुअली में आया तो डलहौजी भाग लिया वहाँ से, कैनिंग बना था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब रिवॉल्ट हो चुका है, कैनिंग अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पोस्ट पे था जब रिवॉल्ट हो रहा था। बट जब 1858 का एक्ट आता है, जब 1858 का एक्ट आता है तो उसमें क्वीन ने एक चीज़ घोषित कर दिया कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नाम की एक पोस्ट होगी जो हायर पोस्ट होगी, ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टाइप का कुछ नहीं होगा करके। फिर इसका क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वायसराय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया वायसराय, ठीक है। और ये जो वायसराय है अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंडर में होगा, यानी कि जो स्टेनले नाम का जो बंदा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन करके आया है उसके अंडर में अब वायसराय होगा, जो कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था। और इसकी पावर को बहुत ज़्यादा लिमिट कर दिया, अब ये ज़्यादा कुछ अपना उछल कूद नहीं मचा सकता जैसे पहले मचाता था। बड़े बड़े डिसीज़न ये अब अकेले नहीं ले सकता, बल्कि पावर ही नहीं है अब इसके पास ढंग की, है ना। अब देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये था इसके पहले 1858 का, इसमें सिर्फ छोटे से चेंजेस हुए थे। अब एक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर 1858 के वक्त भी था, इसमें एक नई चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हुई, वो मैं अलग से बताऊंगा। पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। जैसे कि अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये जो कैनिंग था, कैनिंग भाई साहब, ये था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कैनिंग था लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। बट जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही जब आप वायसराय बना देते हो तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया भी तो कैनिंग ही कहलाएगा ना। तो अगर मैं पूछूँ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो भी कैनिंग का नाम आएगा, और अगर मैं फर्स्ट वायसराय पूछूं तो भी कैनिंग का नाम आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ये जो स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये स्ट्रक्चर 1858 का जो एक्ट आया था उसमें भी था, बस इसमें एक नई चीज़ ऐड हुई है, वो मैं बताऊंगा 1861 वाले में, ठीक है। देखो सबसे ऊपर क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके नीचे वायसराय आ गया। वायसराय वही पुराना वाला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और जो वायसराय है उसके पास अभी भी उसके दो ठोक अलग अलग हाउस है, एक लेजिस्लेटिव का है और एक एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ बनाना, और एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, इन्फोर्स करना, ठीक है। तो वायसराय के पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पहले जैसे है, बट उसके ऊपर एक नया बंदा आकर के बैठ गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अब जो लेजिस्लेटिव है लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव में जाएगा, वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा, फिर वो वायसराय के पास जाएगा, वायसराय देखेगा कैंसिल करना होगा तो यहाँ पे कैंसिल कर देगा, नहीं तो अगर ये अप्रूव कर दिया तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा। अल्टीमेट डिसीजन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होगा यहाँ पे, मतलब अल्टीमेट पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिया। मतलब लॉ बन करके यहाँ पर आया, फिर वायसराय के पास गया, वायसराय कैंसिल करना चाहे, बदमाशी करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर नहीं, अगर अप्रूव कर दिया लॉ को तो भी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास जाएगा, और यहाँ पर सेक्रेटरी पूरा बदमाशी के मूड में बैठा रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, पूरी पावर उसी के ही पास है। पर जो 1861 का जो ये वाला एक्ट आया था उसमें लेजिस्लेशन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। जो 1861 का ये वाला एक्ट आया था उसमें लेजिस्लेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। जानो कैसे? लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ मेकिंग बॉडी जो बैठ करके लॉ बनाती है। 1861 के एक्ट से पहले अभी तक ये हो रहा था कि एक लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करता है। अभी तक ऐसे ही होते आ रहा था। अब लेजिस्लेटिव को कोई इज्जत नहीं मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। लेजिस्लेटिव को अब सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बना देते हैं। तुम बेटा सिर्फ सलाह दो, तेरा मानेंगे नहीं मानेंगे कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। तुम सिर्फ हमें सलाह दो, ठीक है। तो तू सिर्फ सलाह देने की तेरी औकात है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव को एक एडवाइजरी बॉडी बना दी है,
ठीक है, एडवाइजरी बॉडी। अब इसका मेन डिसीजन ये नहीं होगा कि ये लॉ को बना दिया, ठीक है, अब लॉ बनाने वाला काम वो एग्जीक्यूटिव देख लेगा, तू सिर्फ सलाह दे, ऐसा वाला। तो लेजिस्लेटिव के ऊपर बहुत बड़ा पावर को खींच लिया उससे। अब एक चीज़ देखो, अब एक चीज़ सोचो, इंडियंस क्यों गुस्सा आ रहे थे? इंडियंस के साथ कोई अच्छी चीज़ें हो नहीं रही थी, ठीक है, इंडियंस के साथ कोई अच्छी चीज़ें नहीं हो रही थी, और इन लोग रिवॉल्ट भी देख लिए थे कि इन लोग साला गुस्सा आते हैं तो क्या क्या कर देते हैं करके। तो अब इन लोग सोचे, ब्रिटिश लोग दिमाग लगाए कि अगर हम लोग इंडियंस को भी अपने काउंसिल में जगह दे तो इनको भी थोड़ा लगे यार, नहीं यार ये ब्रिटिश को जितना अपन बदमाश सोचते उतना है नहीं, है ना, चोट्टा नहीं है, मतलब ढंग का आदमी है। तो ब्रिटिश लोग क्या सोचे कि अब इंडियंस को भी हम लोग ना अपने काउंसिल में एंट्री देते हैं, ठीक है। अब आप सोच करके देखो, एग्जीक्यूटिव जिसके पास अभी ज़्यादा पावर चली गई है, लेजिस्लेटिव जो सिर्फ एडवाइजरी बन करके रह गया, बताया ना अभी, लेजिस्लेटिव अभी सिर्फ एडवाइजरी बॉडी बन करके रह गया। तो अगर इंडियंस को काम चलाऊ जैसे एंट्री इन लोग दे रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में देंगे कि लेजिस्लेटिव में देंगे? ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव में देंगे, क्योंकि लेजिस्लेटिव को इन लोग अब एडवाइजरी बॉडी बना दिया, तेरा सुनेंगे नहीं सुनेंगे कोई निश्चित नहीं है। इसीलिए नाम मात्र के लिए इसमें इंडियंस को भी अलाउ कर दिए, लेजिस्लेटिव में इंडियंस को अलाउ कर दिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीट बढ़ा दिए। मतलब जो यूरोपियन लोग पहले बैठे हुए थे वो तो थे ही, फिर एक्स्ट्रा सीट को बढ़ा करके इंडियंस को अलाउ किया गया नाम मात्र के लिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे लोगों का गुस्सा भड़के मत, ठीक है, मतलब ताकि बाहर से देखने वाले को लगे नहीं यार इंडियन भी तो है लॉ बनाने में, ठीक है। तो पूरा भांडा ब्रिटिश के ऊपर नहीं फूटेगा। इसके साथ में 1861 के एक्ट में एक पोर्टफोलियो का सिस्टम आया। पोर्टफोलियो का सिस्टम क्या होता है, अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे कि होम मिनिस्ट्री अलग होता है, मिलिट्री के लिए अलग होता है, फाइनेंस के लिए अलग होता है ना। तो इस टाइप के जितने अलग अलग पोर्टफोलियो वाला सिस्टम जो आप लोग आज देखते हो, वो पोर्टफोलियो सिस्टम 1861 के एक्ट में आया था। इसके साथ में यहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है 1861 में। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, पहले एक चीज़ को समझो, डिसेंट्रलाइजेशन, डी लग गया है यानी कि सेंट्रलाइजेशन का अपोजिट। अब पहले सेंट्रलाइजेशन समझो तब तो जाकर के समझोगे चचा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब होता है केंद्र की तरफ, केंद्रीकरण, केंद्र की तरफ। मतलब अगर मान लो मैं केंद्र हूँ तो यहाँ पे जितनी चीज़ें रखी है ये मेरे तरफ आ रही है, केंद्र के तरफ, ठीक है। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बोलने का ये मतलब था कि जितनी भी पैसे वाली चीज़ें हैं वो केंद्र के तरफ भेजो, हैं। बॉम्बे से कुछ कलेक्ट किए केंद्र के पास भेजो, है ना, मद्रास से कुछ कलेक्ट किए केंद्र के पास भेजो, सेंटर के पास भेजो। यानी कि वहाँ कहीं से भी अगर टैक्स वैक्स कलेक्ट हो रहा है, रेवेन्यू निकल रहा है, तो वो पहले केंद्र के पास आएगा, केंद्र देखेगा कि किसको कितना देना है, पर पहले तो केंद्र के पास आएगा। तो ये था सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब उसको छोड़ना। लो भाई ठीक है, तू भी रख पैसा, तू भी रख पैसा, तू भी रख पैसा, मतलब केंद्र अपने पास से छोड़ रहा है, चीज़ों को छोड़ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। आप पावर को मतलब आप डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो एक तरीके से, वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। तो ये था बेसिक। फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन 1861 में हुआ, ठीक है। 1857 के रिवॉल्ट से पहले क्या हुआ करता था वो समझो। इंडिया में सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम चलता था। जैसे ये मैं एक इंडिया का मैप बनाया हूँ और मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ, ब्रिटिश लोग जहाँ पे रूल करते हैं उसे कहते हैं प्रेसिडेंसीज। जैसे कि ये था बंगाल प्रेसिडेंसीज, इधर कहीं अपना बॉम्बे, और यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसीज, और भी कहीं कहीं ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे। अब होता ये था 1857 के पहले तक करके कि जैसे कि बॉम्बे से, मद्रास से कुछ रेवेन्यू लोग डेवलप किए, किसान विसान को लूट करके टैक्स वैक्स कलेक्ट किए, ज़मीन से पैसा निकाले, मतलब जो भी किए, जैसे भी उनके पास पैसा आया तो उनको सेंटर में पहुंचाना पड़ता था पैसा को। रेड कलर से इसलिए किया क्योंकि बंगाल मेन प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, तभी तो उधर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठा करता था, तो उसे पैसा ट्रांसफ़र करते थे
सेंट्रलाइजेशन, यानी कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के पहले यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन वाला सिस्टम था, केंद्र की तरफ पैसा को भेजो। अब वो बाद में देखता था कि किसको कितना देना है, ठीक है। फिर उसके बाद 1861 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप केंद्र के पास भेजो, ठीक है, बल्कि अब केंद्र जो है पूरा जो पैसा को रख ली थी वो अब छोड़ने लगी, सबको छोड़ने लगी, ठीक है। मतलब तू बंगाल वाला अपना देख ले, बंगाल तो खुद है, बॉम्बे वाले को बोला तू अपना खुद देख ले, और मद्रास वाले को बोला तू अपना खुद देख ले, मतलब सबको ऐसे ऐसे पैसा देने लगी कि खुद का सिस्टम चला लो, अब केंद्र के पास मत भेजो, बहुत लूट लिया अपन भी, है ना। फिर 1870 में एक मायो पैकेज करके आता है, मेयो पैकेज, मायो जो भी है ना, वो बोलता है कि 1 करोड़ प्रोविंस को मिलना चाहिए। प्रोविंस वही चीज़ है ना, जहाँ जहाँ ब्रिटिश लोग रूल कर रहे हैं वो उसके प्रोविंस में काउंट होता है, तो सबको 1-1 करोड़ दे दो, ठीक है, और जितना लगता है और बता देना। तो वो 1 करोड़ का एक पैकेज बताया। फिर 1882 में आते तक करके जो सेंटर था, सेंटर मतलब कौन, बंगाल प्रेसिडेंसीज, वो बोला हमें मत दो, जो पैसा आ रहा है ना उसको खुद रखो, है ना, खुद की पॉकेट मनी खुद खर्च करो, ठीक है, हमको मत दो, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए, खुद का गुजारा कर लो, उतना काफ़ी, हमें मत दो, ठीक है। तो ये केंद्र ऐसा बोल दिया। तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हो, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इसके साथ में लोकल बॉडीज़ का भी सिस्टम आया, जैसे कि हम लोग पंचायत देखते हैं। पंचायत मतलब ये वाला वेब सीरीज़ नहीं, मतलब जो काफ़ी हिट हुई थी, ये वाला वेब सीरीज़ नहीं। पंचायत मतलब कि हाँ, मतलब एक्चुअली वही है, पंचायत होता क्या है, लोकल हेड होता है, ठीक है, किसी एकदम स्पेसिफिक विलेज का एक हेड होता है जिसकी लोग सुनते हैं थोड़ा सा। तो 1864 में एक पंचायत का भी सिस्टम आया। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझो। ब्रिटिश लोग बोल चुके थे कि इंडिया अब ब्रिटिश का है, ठीक है, तो इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, तो अगर भाई साहब इंडिया भी तुम्हारा है, अगर इंडिया भी तुम्हारा ही है तो यहाँ भी डेवलपमेंट करो। इंडिया अगर तुम्हारा है तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट करो, पर यहाँ पर तो भाई लोग झोपड़पट्टी में रह रहे थे, ठीक है। अगर इंडिया भी इंग्लैंड का पार्ट है तो इसका भी डेवलपमेंट करो। अब ब्रिटिश लोग इतने सातिर कि उन लोग बोले ठीक है डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, बट उन लोग अपने जेब के पैसे से नहीं करना चाहते थे। उन लोग का थॉट ये चलता था इधरी से टैक्स वसूलेंगे और इधरी का इधरी कर देंगे, इन लोग भी खुश हो जाएंगे और हमारे ऊपर भी पैसे का लोड नहीं आएगा, ठीक है, मतलब इतनी बड़ी चालबाजी थी इनकी। तो यहाँ का जो पंचायत का जो लोकल हेड होता था वो ब्रिटिश ऑफिसर बना। अब आप लोग सोच करके देखो, एक ब्रिटिश ऑफिसर गया एक पंचायत में, एक गाँव के बीच गया है और उन लोग को बोलता है कि चंदा चंदा, पैसा दो, पैसा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, ऐसा करके जा कर के बोलता है। अब क्या वो गांव वाले लोग उस ब्रिटिश को पैसा दे देंगे इस तरीके से भिखमंगा जैसे आएगा? तो नहीं देंगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग पहले ही बहुत लूट चुके हैं भाई। रियायतवारी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, महलवारी सिस्टम, कितना सारा सिस्टम आया है ना, मतलब कितना एक्सप्लॉइट कर दिए थे, किसान लोग एक्सप्लॉइट कर दिए, कारीगर को एक्सप्लॉइट कर दिए, है ना, सबकी ऐसी की तैसी हो गई। अब उसमें ब्रिटिश आकर के फिर बोलेगा चंदा चंदा, टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, तो कहाँ से उसको मतलब पैसा देंगे, ठीक है। पर ब्रिटिश लोग को तो डेवलपमेंट करना था क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर आ रहा था। तो एक रिपन नाम का एक बंदा आया ब्रिटिश का, जो कि अच्छा बंदा बोला जाता है। वो बोला कि जो लोकल हेड होना चाहिए ना वो इंडियन होना चाहिए। क्या है, अब ये क्या दिमाग लगाया, जो लोकल हेड है पंचायत का वो अगर इंडियन होगा, इस टाइप का अगर इंडियन होगा लोकल हेड, तो वो जा कर के ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा लोगों से, अच्छे से घुल मिल पाएगा, तो लोग क्या है उसको पैसा देने का सोचेंगे भी। अब इसके ऊपर तो ओवरऑल ब्रिटिश लोग बैठे ही होंगे। एक तरीके से दोनों का काम हो गया, भीड़ भी शांत हो गई, है ना, कि हमारा ही बंदा है करके, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट ये समझते हैं कि चेंजेस आफ्टर 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आखिर क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हो गए। सबसे पहली चीज़, जो आर्मी थी उसमें से 50-50 रेशियो बना दिए। देखो जो ब्रिटिश की आर्मी हुआ करती थी ना,
उसमें ब्रिटिश लोग बहुत कम हुआ करते थे, इसलिए तो पिला लिए मस्त टाइप से। इंडियंस उसमें बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, इंडियंस बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो उनका रेशियो को यहाँ पे बराबर किया गया है। यार अगर बराबर नहीं रखेंगे ना तो इन लोग फिर से अत्ती मचाएंगे करके, ठीक है। तो 50-50 रेशियो कर दिए दोनों का, यूरोपियन 50 होगा, इंडियन 50 होंगे आर्मी में, है ना। उसके बाद जो यूपी टाइप का वाला एरिया था ना, जहाँ से रिवॉल्ट हुआ था, जैसे लखनऊ हो गया था, कानपुर हो गया था, ग्वालियर हो गया था, इस टाइप के जो यूपी के एरिया हैं जहाँ से रिवॉल्ट देखने को मिला था, वहाँ से अपॉइंटमेंट को बंद कर दिए। इतनी फट गई थी इन लोग की कि भाई ये एरिया के लोग सनकी है भाई, पेल देंगे पकड़ के। तो इन लोग अपॉइंटमेंट को वहाँ का बंद कर दिए कि जो एरिया से रिवॉल्ट हुआ ना, यहाँ से अपॉइंटमेंट नहीं लेता भाई, कुछ अलग ही चल रहा है इन लोग के दिमाग में, है ना। इसके साथ में आपको याद होगा पंजाब, सिंध और जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन और पंजाब और सिंध, यहाँ से कोई पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि इस तरह पर रहते हैं सिख पंजाबी टाइप के लोग, ठीक है। और इन लोगों का रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने का एक सबसे बड़ा कारण ये था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में मुगल भी इन्वॉल्व था। याद है ना वो लास्ट वाला डोकरा, बहादुर शाह जफर 2, ठीक है। तो वो भी इन्वॉल्व था। और मुगल और सिख का कभी नहीं जमता, क्योंकि मुगल लोग यार सिख गुरु लोग के साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर किए, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। तो सिख और मुगल एक जगह पे कभी हो नहीं सकते थे। तो उस कारण पंजाब, सिंध और नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया से ज़्यादा रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला था, हमें ज़्यादा रिवॉल्ट देखने को नहीं मिला था। इसलिए वहाँ से अब अपॉइंटमेंट करना चालू किए। ब्रिटिश लोग को लगा यार इन लोग रिवॉल्ट में आए नहीं, पार्टिसिपेट नहीं किए, तो ठीक है यार इनको ही रख लेते हैं, है ना। इसके साथ में इन लोग आर्मी में डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी चलाने लगे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ऐसी होती है कि दो लोग के बीच में आप झगड़ा करा दिए, फूट करा दिए। फूट बड़ी आसानी से हो सकती है, अगर आप एक ज़मीन है उसको डिवाइड कर दोगे और बोलोगे इतना हिस्सा तेरा है, इतना हिस्सा तेरा है, ऑब्वियस सी बात है उन दोनों के बीच में झगड़ा होगा, क्योंकि बोलेगा नहीं मेरे को ये वाला हिस्सा भी चाहिए, दूसरा भी वही बोलेगा। तो लड़ाई कराना काफ़ी आसान है। तो इन लोग क्या करते थे, बेसिकली जो हिंदू होते थे उसको हायर पोस्ट दे देते थे, और जो मुस्लिम होते थे उन लोग को लोअर पोस्ट देते थे, ताकि एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो, एक क्लास का एक डिफरेंस हो। तो ये काम इन लोग किया करते थे ताकि फूट डालते थे। तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ब्रिटिश का ही किया गया कारनामा है। इसके साथ में एनेक्सेशन को इन लोग स्टॉप कर दिए। एनेक्सेशन बोले तो कब्जा, किसी जगह पे कब्जा करना, उसको स्टॉप कर दिए। क्योंकि इन लोग देखे यार अपन लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम दो लोग को जब लड़वा करके जब अपन अच्छे से रूल कर पा रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है एनेक्सेशन करने का। और एनेक्सेशन इन लोग करते क्यों थे, जहाँ पे प्रिंस रूल कर रहा है उस जगह को इन लोग छीना करते थे। अब जो प्रिंस लोग हैं इन लोग ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दिया इन लोगों को, तो इन लोगों को लगा यार ये जो प्रिंस लोग हैं ना थोड़े काम के हैं, मतलब इन लोग के पास से हमको आर्मी भी एक्स्ट्रा मिल सकती है, तो अब किसी जगह को अपन छीनेंगे नहीं, ठीक है। मतलब अब थोड़ा इंटेलिजेंस दिखाएंगे, है ना, बदमाशी नहीं करेंगे। तो इन लोग एनेक्सेशन भी स्टॉप कर दिए। अब ब्रिटिश सिर्फ दिमाग लगाएंगे, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। अब ब्रिटिश लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं आएगा, अब वो सिर्फ दिमाग लगाएगा, सिस्टमेटिक लूट मचाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे बता देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंडिया, ओके बाय बाय। एंड इससे रिलेटेड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और मेरी शकल पे मत जाओ, नॉलेज पे जाओ, ठीक है। बाय।